हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। नाज़रीन, 22 साल की सियासी जदोजहद के बाद इक़्तिदार में आने और इस इक़्तिदार में 3 साल गुजारने के बाद आज भी तहरीक इंसाफ हुक्मरानी की तकरीबन हर महाज पर नाकामी से दो चार दिख रही है। मईशत हो, खारजा पॉलिसी हो, इंतजामी मामलात हो या इदारों की इस्लाहात या बात हो सियासी बसीरत की, इन 3 सालों में तमाम शुबों में तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो किसी एक महाज पर भी मुकम्मल तौर पर कामयाब होती नजर नहीं आई हमें। और सोने पे सुहागा ये कि अपनी नाकामी और नाअहलियों की जिम्मेदारी 3 साल गुजारने के बाद भी पीटीआई साबिका हुकूमतों पर डालकर अपनी जान छुड़ाती जो है वो नजर आ रही है। आज भी एक तरफ महंगाई, बुरी माशी पॉलिसी के सबब अवाम का जीना मुश्किल बन रहा है, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ हुकूमत ने अपोजिशन के साथ साथ रियासती इदारों के साथ भी ताल्लुकात जो हैं वो खराब कर रखे हैं। बात अगर अस्करी इदारे की हो या एहतिसाब के इदारे की, नैब के मामलात की बात हो, इलेक्शन कमीशन के मामलात हो या ब्यूरोक्रेसी से, हर जगह तहरीक इंसाफ हुकूमत मसाइल में घिरी और मसाइल को मजीद तूल देती जो है वो हमें दिखाई दे रही है। मुल्क की सियासी तारीख पर अगर नजर डाले नाजरीन, तो हुकूमत के चौथे साल में सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारियों में दाखिल होना जो है वो शुरू हो जाती हैं और अवाम को अपनी कारकर्दगी और मुखालिफिन की कमजोरियों पर कायल करके वोट के लिए राजी करने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ मुल्क की तारीख में शायद वो पहली हुकूमती जमात होगी जो इस रिवायत के खिलाफ अगले इलेक्शन के लिए भी अपनी कामयाबी और कारकर्दगियों की बजाय माजी की हुकूमतों की नाकामियों पर अवाम से एक दफा फिर शायद वोट मांगने का सिलसिला उनका होगा। और ये सिलसिला अभी से तकरीबन शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल ये कि 2018 में तहरीक इंसाफ और वादों के साथ इक़्तिदार में आई, क्या उनमें से कोई वादा भी वफा हुआ या किसी नारे ने अमली शिकल इख्तियार की? क्या तब्दीली का वादा और दावा जो जोरों शोर से किया जा रहा था, ऐसी कोई बड़ी तब्दीली पीटीआई नहीं ला पाई? इन सवालात के जवाबात जो हैं अगर अवाम से पूछे जाएं तो वो वाज़े तौर पर पीटीआई से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। और नए पाकिस्तान के ख्वाब के लिए पीटीआई को वोट देने वाले आज पुराने पाकिस्तान की दहाइयां दे रहे हैं, मिसालें दे रहे हैं, जहां एक तरफ ये तमाम सूरत हाल अपोजिशन जमातों के लिए खुशाइंद है और उनको तहरीक इंसाफ हुकूमत को नाकाम करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा, वहीं यह सूरत हाल खुद तहरीक इंसाफ के लिए भी एक सियासी अलमिया है और ये अलमिया तहरीक इंसाफ को कहीं सियासी तौर पर ले ना डूबे। तो इसके लिए इमरान खान को खास तौर पर माजी की हुकूमतों को अपनी नाकामियों की वजह करार देने की वजह अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर बनानी होगी। इट्स अबाउट टाइम, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर अवाम के पास अगले इलेक्शन में भी और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के नजरियाती रहनुमाओं में से एक और वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ऐसे लग रहा है कि सियासी चैलेंजेस जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए दिन बढ़ते जा रहे हैं। खुसूसन अगर माशी चैलेंज की बात की जाए वो अलग से है। मतलब देखिए, नैब के मामलात हों, रिफॉर्म्स की बात हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो, ओपोजिशन के साथ आपके ताल्लुकात इस तरह से हैं, और ऊपर से जो महंगाई के बोझ तले अवाम दब रहे हैं। मतलब चौथा साल है तहरीक इंसाफ का, जो लोग आपको वोट दिया था वो आज ये सवाल पूछना शुरू हो गए हैं कि कहाँ है वो तब्दीली। तो क्या आप समझते हैं कि वाकई चैलेंजेस आपके लिए काफी बढ़ चुके हैं? और लेकिन असल सवाल ये कि इन चैलेंजेस से आप निमट लेंगे, निकल आएंगे? इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। मुल्क से बाहर हैं, आपके लिए दुआ है कि आप खैर से वापस आएँ। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको और आपकी वसातत से तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बिलखुसूस और तमाम पाकिस्तानियों और तमाम मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं दिल से आपको ये बात कर रहा हूँ, कोई इसमें सियासत नहीं है। मैं चंद वो लम्हे मेरी ज़िंदगी में गुजरे जब मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं। आज भी उनमें से एक दिन है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमेशा 12 रबीउल आता था, इस तरह के दिन आते थे, थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती थी स्टेट लेवल पे, लेकिन ज़्यादातर उलमा कराम ही उसको ओन करते थे, वही करते थे हमारे मस्जिद में, इन जगहों पे। लेकिन
आज सही मानों में पहली बार मैंने अपनी कोई 45 साल की ज़िंदगी में सही मानों में रियासती ओनरशिप देखी है इस दिन की 12 रबीउल अव्वल की। और जिस तरह इमरान खान साहब इस कॉज को लेके चैंपियन कर रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अथर उसको उनके पैदा होने के दिन को मनाया जाए। और सिर्फ आज भी उन्होंने ये बात की आज की कन्वेंशन सेंटर के प्रोग्राम में कि सिर्फ दिन भी नहीं मनाना, हमने उनकी तालीमात और साहबा की तालीमात और अहले बैत की तालीमात और ज़िंदगी को फॉलो करना है। ये जो स्टेट ओनरशिप आदिल भाई आई है ना, ये वो काम है जो रियासत को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इसकी बरकत अभी आप आगे जो है वो देखेंगे। आपके सवाल की तरफ आता हूँ, सॉरी मैंने शुरू में थोड़ा सा इब्तिदाइया दिया। ठीक जी, मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ। चैलेंजेस बिल्कुल हैं। एक तो मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि चैलेंजेस एक नहीं काफ़ी सारे हैं और उनको एड्रेस करना है। महंगाई उसमें एक इशू है, इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, उसमें कुछ बैनुल अक़वामी अवामिर हैं जिसकी तरफ आज मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने बात की। और कुछ हमारी मैनेजमेंट के भी इश्यूज ज़रूर हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के, प्राइस कमेटीज़ के एक तो बैनुल अक़वामी सतह पे इम्पोर्टेड महंगाई है, इन्फ्लेशन, लेकिन कुछ हम लोगों की को भी ज़्यादा एफिशिएंसी जो है वो तेज़ करनी होगी और इंशाल्लाह ये मसला जो है इस पर जल्द जो है वो काबू पा लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है कि अवाम को मसाइल हैं, उनको परेशानी है और उसका वज़ीर आज़म साहब को इदराक है और इस वजह से वो उस पर बहुत फोकस किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि आपको चैलेंजेस का इदराक भी है और उस जानिब काम भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए ना, चौथा साल को इलेक्शन ईयर करार दिया जाता है और इलेक्शन की बातें ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। अपोजिशन जमातें देखें, उन्होंने बड़ी फुल फ्लैज कैंपेन वो कल से लॉन्च कर रहे हैं। अभी तक उस तरह की कैंपेन हमने नहीं देखी थी। तो क्या अब वक्त आ चुका है कि थोड़ा सियासी मसलहत से काम लिया जाए और जो कौमी इंटरेस्ट के मामलात हैं या जो बड़े बड़े इश्यूज हैं, रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और नैब के मामलात, उस सारे जरा ओपोजिशन से भी करीब हुआ जाए और इस माइंडसेट से निकला जाए कि जी बस हम ही हैं इस मुल्क को, चूंकि मैंडेट मिला है हमें चलाने का, हम किसी से बात नहीं करेंगे। आदिल शाह ज़ेब भाई, सियासत में बात होती है, हमने अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए बल्कि हमेशा उनको वेलकम किया। कल की मैं आपको बताता हूं कि मैंने जुमे के दिन जब इजलास हमारा ख़त्म हुआ, एडजर्न हुआ मंडे के लिए, तो मैंने उसमें स्पेशल पहली बार, मुझे याद नहीं है अगर किसी और ने पहले कभी किया हो पिछले 15-20 साल पहले, आई डोंट नो, लेकिन पहली बार तहरीक इंसाफ हुकूमत ने और मेरे हाथ से अल्लाह ने ये काम किया कि हमने जो है 259 की एडजर्नमेंट मोशन डाली एजेंडे पे कि उसमें हम ख़त्म अपना रबीउल अव्वल ईद मिलादुन्नबी के हवाले से स्पेशल तकारीर रखें। तमाम पार्लियामेंटेरियन, अपोजिशन, हुकूमत, उलमा जो उधर हैं, जमीयत के हैं, जमात के हैं और जमातों से जो शाक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो अपनी राय का इजहार करें और उसमें जो है नजरान अक़ीदत पेश करें। एक बेहतरीन कल हमने प्रोग्राम रखा, उनको दावत भी दी, सबको इंगेज भी किया। उस पर जनाब शहबाज साहब खड़े हो गए, महंगाई पे स्पीच कर दी। अब रहमतुल आलमीन का दिन है, महंगाई की स्पीच आप कल कर लें, कल इजलास है ना, कल कोई महंगाई खत्म तो नहीं होगी ना, आज खत्म होगी। अब उसमें एक इशू है, देखें आपने स्पीच भी कर ली, उसके बाद मैंने मोशन मूव की और रिक्वेस्ट की कि आज स्पेशल दिन है। उस पर जनाब उनके एक मोहतरम मेंबर, नाम मैं नहीं लेता, उन्होंने जनाब कोरम पॉइंट आउट कर दिया। अब देखें स्पिरिट दोनों तरफ से आनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आदिल साहब इनसे हम बात जरूर करेंगे, लेकिन मैं उनसे एज अ तहरीक इंसाफ के वजीर या मेंबर के नहीं, एज अ पाकिस्तानी सवाल करने का हक रखता हूं। आदिल साहब आप मेरे से थोड़े से उम्र में कम होंगे, लेकिन आई एम 45 और मेरी जिंदगी के और मेरी जनरेशन की जिंदगी के पिछले 25-30 साल इन लोगों ने चुराए हैं। मेरे मुल्क को खोखला दिवालिया किया है, एक जनरेशन को उनने खोखला दिवालिया किया है। इनसे मेरा सवाल है, जो अभी इनके ये जो नई जनरेशन लीडरशिप के लिए तैयार हो रही है, फैक्ट्री में बन रही है, मैं बिलावल साहब और मरियम बीवी की बात कर रहा हूं, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके पुरखों ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने इस मुल्क को पिछले 25-30 साल में क्या दिया? क्या पाकिस्तान का नाम दुनिया में ब्रांड एम्बेसडर बना है? पाकिस्तान का नाम दुनिया में करप्शन के अलावा किसी और चीज में जो है मशहूर हुआ है? हम हिंदुस्तान के खिलाफ आदिल साहब बड़ी बात करते हैं, हमारा अजली दुश्मन है हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान के किसी पार्लियामेंटेरियन तो छोड़े, प्राइम मिनिस्टर, कोई पार्लियामेंटेरियन के ओवरसीज मुझे अकाउंट्स दिखाएं, उनके मुझे बताएं कि उनका कोई जो है बेटा इस वजह से वजीर आजम बने कि उसका बाप जो है वो वजीर आजम था। यार आदिल साहब, जो इन्होंने पाकिस्तान को जो डेकेड ऑफ डार्कनेस गुजरी है 1990 से लेके 2018 तक जब हम हुकूमत में आए हैं, ये जो पाकिस्तान की तबाही की, इसका कौन जिम्मेदार है? somebody has to answer भाई। ये 3 साल पहले जब जलसे होते थे, खान साहब यही तकरीरें करते थे, उन्हें मैंडेट मिला, अवाम ने इक्तिदार में आके उनकी ये सारी बातें एक्सेप्ट करके, अब तो आपको चौथे साल में
ब्लेम गेम से निकल के उन्होंने जो किया तो अवाम ने अपने वोटों से उनको जवाब दे दिया। अब तो आपको अपनी परफॉर्मेंस का हिसाब देना है, जवाब देना है। और अगले इलेक्शन में भी अगर आप जाएं और आप कहें कि जी जरदारी चोर, नवाज शरीफ चोर, तो अवाम आपको ये कहेंगे कि 5 साल में आपने जो वादे और दावे किए वो कहाँ गए, उस पर बात करें। और असल इशू यही है कि अवाम इस वक्त जो महंगाई से लेकर बाकी जितने भी मसाइल हैं, वो इस वक्त ये नहीं कह रहे कि जरदारी चोर थे, नवाज शरीफ चोर थे। वो ये पूछ रहे हैं कि खान साहब आपने जिस तब्दीली का वादा किया था वो हमें क्यों नहीं नजर आ रही। बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। देखें आदिल साहब, पहली बात तो यह है कि हम तब तक अवाम को ये बताते रहेंगे कि इस मुल्क को तबाह किसने किया जब तक ये मुल्क ठीक नहीं हो जाता, क्योंकि तबाही हमने नहीं, इन्होंने की थी। आज आज IMF से पाकिस्तान का वजीर खजाना क्यों बात कर रहा है? आज पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम में क्यों जाना पड़ा? अगर ये पाकिस्तान का खजाना भरा हुआ छोड़ते, अगर ये पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भरे हुए छोड़ते, अगर पाकिस्तान को खुद कफील छोड़ते, तो इमरान खान साहब का या हमारा दिमाग खराब नहीं था कि हम IMF के पास जाके उनके जाल में अपने आप को जकड़ते। क्योंकि इमरान खान साहब ने अलल ऐलान ये बात की थी कि IMF के प्रोग्राम में जाने से बेहतर है हम सब खुदकुशी कर लें। लेकिन मुल्क को बचाने के लिए जाना पड़ा, मुल्क को बचाने के लिए जाना पड़ा। वो आदमी जिसने कभी अपने बाप से 5 रुपए नहीं मांगे, उसको मुल्क नगरी नगरी पाकिस्तान के लिए भीख इमरान खान साहब को मांगनी पड़ी। ये क्यों मांगनी पड़ी? ये इसलिए मांगनी पड़ी कि पाकिस्तान का खजाना खाली छोड़ के गए थे ये लोग, डकार के गए थे आदिल साहब, डकार के गए थे ये लोग। अगर पाकिस्तान इतना ही तवाना छोड़ के गए होते, ये महंगाई इसलिए है, ये महंगाई इसलिए है कि पाकिस्तान के खजाने को चट कर गए ये लोग। हमें जो है IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ा। जब आप उनके प्रोग्राम में जाते हैं आपको फिर वो शराइत भी माननी पड़ती हैं। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। इसमें तो शुक्र करें कि इमरान खान साहब पे एतमाद था कुछ दोस्त ममालिक का, जिन्होंने डेफर्ड पेमेंट्स पे आपको जो है ऑयल दिया, फॉर एग्जाम्पल KSA, या आपके टर्की जो है और ममालिक ने आपके साथ, मलेशियंस, इन दोस्तों ने, चाइना ने, इन लोगों ने आपके साथ हेल्प की है। खासकर सऊदी अरेबिया जो हमारा बड़ा भाई है, अभी भी इंशाल्लाह डेफर्ड पेमेंट पे करने जा रहा है। लेकिन इंशाअल्लाहुल अजीज ये मुश्किल सारी जिंदगी नहीं रहेगी आदिल साहब, क्योंकि अल्लाह ताला के करम से इस वक्त पाकिस्तान के दोनों ऐवानों में, सदर हाउस है या वजीर आजम हाउस में, वहां पे हर वक्त ये सोचा जा रहा है कि मुल्क को ठीक कैसे करें। अगर आप पाकिस्तान को 70 साल लूटते हैं तो 3 साल में ये तवक्को ना करें कि 3 साल में अमेरिका बन जाएगा। लूटने का प्रोग्राम बंद हो चुका है, ये वाला सफर खत्म हो चुका है, ये वाला शुरू हो चुका है। इट विल टेक सम टाइम आदिल साहब। ठीक है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। में चलाने की विल भी है और हमें पता है कि खान साहब जो हैं वो बड़ा सीरियसली ले रहे हैं महंगाई को। लेकिन अब तो एक मजाक बन चुका है कि खान साहब ने महंगाई को सीरियसली ले लिया है तो अगले महीने 2-3% इन्फ्लेशन और भी ऊपर चली जाएगी। एक कैपेसिटी इशू क्यों नजर आ रहा है स्पेशली आपकी माशी टीम में? क्योंकि चौथे साल में तो अब मामला थोड़े बहुत दुरुस्त सिमत में नजर आना शुरू हो जाने चाहिए थे। एटलीस्ट सिमत तो ठीक हमें नजर आना शुरू हो जानी थी। और जो टॉप क्लास माहिर मईशत हैं, हफीज पाशा साहब जैसे, कल उनसे बड़ा तफसीली इंटरव्यू किया तो वो कह रहे हैं कि अब अवाम घबरा रहे हैं और बिल्कुल दुरुस्त घबरा रहे हैं क्योंकि हम ठीक सिमत में हमारी मईशत नहीं जा रही। देखिए पाशा साहब जो हैं उनको हमेशा मैं तो रिस्पेक्ट देता हूँ। अपोजिशन में जब हम थे वो मियाँ साहब की हुकूमत के भी नेगेटिव पॉइंट्स अगर थे बताते थे, हमारे भी बताते हैं। लेकिन मुझे नहीं याद कि वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उनको कहीं दी गई हो, मेरे नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने खुद कैसे परफॉर्म किया। लेकिन अगर वो कोई बात कर रहे हैं जिसमें हमारी कोई पॉलिसी वीक है तो हमें उस पर बुरा नहीं मानना चाहिए, हम उसको ठीक करेंगे। आपने जो इंटरव्यू की बात की है मैं नहीं देखी, आप मुझे उसकी क्लिप्स भेजें, मैं उसको देखूंगा और उसको मैं शौकत तरीन साहब और खान साहब से भी शेयर करूंगा। लेकिन आपने कहा कि सिमत दुरुस्त है, सिमत बिल्कुल दुरुस्त है आदिल साहब, सिमत बिल्कुल दुरुस्त है। बैरूनी कर्जों से निकलने की कोशिश की जा रही है। अभी जो आप देखें आपकी इकोनॉमी की मैक्रो इंडिकेटर स्टेबिलिटी की तरफ गए हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब हम आए थे, और ये मैं आई एम नॉट एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट, लेकिन ये मेरी बात अपने पास नोट कर लें, इस पे आप जो है सब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्राम करते हैं, आप इस पर रिसर्च करें। जो मैं आपको कह रहा हूँ इंशाल्लाह साबित होगा कि जब हम गवर्नमेंट में आए आपके पास 30 दिन से कम का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। अभी आपके ज़खायर बढ़ रहे हैं, आपका फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ आप गए हैं, आपका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो एक डेफिसिट का एक मुश्किल सूरत हाल थी वो बेहतर की तरफ इस वक्त जा रही है। लेकिन जो मुझे गेम चेंजर एक और बड़ी नज़र आ रही है वो क्या है, देखें हमारी जो इस वक्त कामयाब पाकिस्तान का प्रोग्राम इमरान खान साहब लेके आए हैं और उसमें शौकत तरीन साहब इसको लीड कर रहे हैं। शौकत तरीन साहब के बारे में बता दूं, मैं पहले उनको ज़ाती तौर पे नहीं जानता था, लेकिन उनके साथ जो थोड़ा बहुत मैंने काम किया है, सुन ले ज़रा, उनके मिनिस्ट्री को भी मैं पार्लियामेंट हाउस में थोड़ा बहुत डील करता हूँ। द मैन इज़ अ नो नॉनसेंस पर्सन, वो ही मीन्स बिजनेस। ये जो 1600 अरब रुपए का कर्जा बिला सूद, ये जब नौजवान को मिलने लगेगा ना,
आपकी नीचे से जो टेल्स अप अप्रोच, जो बॉटम्स अप अप्रोच की बात शौकत साहब करते हैं, नीचे से अभी आपकी लोअर मिडिल क्लास, देखिए 1600 अरब रुपए के कर्जे बगैर सूद के मिलेंगे, उससे बेशुमार जॉब्स बनेंगी। एक बंदा जब छोटा सा बिजनेस खड़ा करेगा 10 बंदों को और अपने साथ एम्प्लॉय करेगा। तो इंशाल्लाह देखिए पाकिस्तान सेल्फ इंडिजिनस की तरफ जा रहा है, आप सेल्फ आप कैपेसिटी कैपेबिलिटी बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है। और एक और आखिरी बात, आदिल साहब जी कहते हैं कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। अगर गैरत दिखानी है हमने ना, अगर हमने दुनिया को कहना ना कि एब्सोल्युटली नॉट, तो थोड़ा सा हमें फिर अपना जो है थोड़ा दिल गुर्दा भी करना होगा, क्योंकि मुश्किलात आएंगी। क्यों शिकंजा कसा जा रहा है, क्यों शिकंजा कसा जा रहा है, क्यों उनके लोग इधर उधर मुलाकातें कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि एक मर्द होर मर्द बोरान ने उनके एब्सोल्युटली नॉट कहा है, जिसकी लहरें जो हैं वो उधर कैपिटल हिल में और व्हाइट हाउस में बड़ी तेजी से महसूस की गई हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है किसी मुल्क के, लेकिन उनको मैसेज इमरान खान साहब का बड़ा क्लियर दिया गया है कि पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी लीडरशिप इज नॉट फॉर सेल, एटलीस्ट नॉट एनी मोर। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, बात होगी अब ओपोजिशन की। हुकूमत से तो हमने बड़े तल्ख सवालात किए और जवाबात अली मोहम्मद खान साहब के आपने सुने। फैसल करीम कुंडी साहब मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी भी ये दावा कर रही है कि अगली हुकूमत उनकी है। बिलावल साहब किन बेसिस पे ये दावे कर रहे हैं, बात करेंगे पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में जारी नाकाबिल बर्दाश्त महंगाई की महाज पर हुकूमत का मुहासबा करने के लिए अपोजिशन जमातें कल से सड़कों पर निकल रही हैं। पीडीएम नामी अपोजिशन इत्तेहाद ने ये हतमी लाएअमल गुज़श्ता रोजी दिया और इसके तहत हुकूमत के खात्मे तक पीछे ना हटने के दावे किए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इस तहरीक का आगाज जो है वो मुजाहरों रैलियों से होगा और अगर जरूरत पड़ी तो लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। पीडीएम पर उम्मीद भी है कि हो सकता है कि हालात इस कदर उनके लिए साजगार हो जाए कि किसी कारवान या लॉन्ग मार्च की जरूरत ही ना पड़े। आगाज हो जाएगा, होंगे हड़तालें होंगी और लॉन्ग मार्च तक मामला जाएंगे। हो सकता है कि हालात जो है इतने सरगर्म हो जाए लोग कि जिस मकसद के लिए हम कारवान करना चाहते हैं वो मकसद कारवान के बगैर हासिल हो जाए। और नाज़रीन, पीडीएम के दावे पे अपनी जगह, लेकिन पीडीएम का बैगेज या सियासी मकसद में नाकामी की एक जो फहरिस्त है वो काफी तवील है, जिसको देखकर फिलहाल इस नई पेशरफ्त या कोशिश के हतमी नतीजे तक पहुंचने से मुतालिक सियासी पंडित जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आ रहे हैं। पीडीएम का सबसे बड़ा मसला जो है वो इस तहरीक में मौजूद जमातों के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर इत्तेफाक का फुकदान है, या इस जो इकट्ठी हुई हैं जमातें, इनमें शामिल जमातों के अंदरूनी मसाइल और मुतज़ाद पॉलिसियां भी हैं। पहले एएनपी और पीपल्स पार्टी के निकल जाने के बाद से पीडीएम को बड़ा धचका लगा और अपोजिशन जमातों की एक दूसरे के खिलाफ ही अपोजिशन शुरू हो गई, जो अभी तक जारी है। अगर आप ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। ऑपोजिशन तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और JUIF है। जहाँ तक सिलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज़ मैंने दिया है, तो मैं जानता हूँ कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। कौन सा जमात ओरिजिनल सिलेक्टेड है और अब वो किसको लेक्चर देंगे, मगर इनका शौक है अपोजिशन से अपोजिशन करना। पहले सिलेक्टेड, दूसरा सिलेक्टेड, हर किसी का सामना करने को तैयार है। अब इस सियासी माहौल के बाद पीडीएम और पीपल्स पार्टी ने अपनी अलग-अलग सियासी चालें चलना शुरू की। अपोजिशन कैंप में जलसों की सियासत हो रही है। फैसलाबाद में पीडीएम ने जलसा किया तो पीपल्स पार्टी ने कराची में बड़ा जलसा किया, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों की कॉल दी और ये दावा भी कर गए कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की आ रही। सबको नजर आ रहा है कि पीपी का हुकूमत आ रही है। हमारा इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा जब तक हम इस इमरान को नहीं भगाते हैं कि जहां भी इमरान ने हाथ डाला है वहां तब्दीली नहीं तबाही मचाया है। यहाँ नाज़रीन, बड़ा सवाल ये कि बड़ी अपोजिशन जमातों की जानिब से गैर यकसू हिकमत अमली हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित होगी, या अब ये वक्त आ चुका है कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी अपने अपने मौकिफ पर नजरसानी करें और मुश्तरका अपोजिशन करें जो कि बामकसद साबित हो, लेकिन उसका इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि अभी भी पीडीएम जमातों के दरमियान लचक का फुकदान साफ दिख रहा है। मैं तो आज समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी पछता रही होगी, वो भी आज अपने मुंह से ही अपने ही हाथ काट रहे होंगे कि भी ये हमने क्या कर लिया, हम पीडीएम से दूर क्यों हो गए।
ऐसी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है, क्योंकि पीडीएम ने तो मुजाहरों का ऐलान कर दिया है, पीपल्स पार्टी क्यों हकीकी ओपोजिशन करती हुई नजर नहीं आ रही, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पीडीएम की जमातें जो है वो कल से महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ रही हैं, लेकिन ओपोजिशन की दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी एएनपी मंजरनामे से गायब दिख रही हैं। महंगाई के महाज पर हुकूमत का मुहासबा जो है वो ओपोजिशन शुरू तो कर रही है। क्या आप समझते हैं कि पीडीएम की जो नई हिकमत अमली है वो पीपल्स पार्टी के बगैर मंतकी अंजाम तक पहुंच पाएगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ऑलरेडी जो है वो उस पे है, रोडों पे है। आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी हम एहतजाजी तहरीक महंगाई के खिलाफ हमने ऑलरेडी शुरू की हुई है। परसों भी कराची में हमें शोधा कारसाज पे जो जब हम शोधा कारसाज बना रहे थे, उस वक्त भी चेयरमैन साहब ने ऐलान किया कि हम हर जिले में, हर जगह पे, आप पार्लियामेंट के बाहर देखें एहतजाज हो रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि पीडीएम भी जो है अब सड़कों पे निकल आई है। अब हम इंतजार में थे कि पीडीएम तो ये कह रही थी कि हम इस्तीफे देंगे, आज तक उन्होंने इस्तीफों की बात नहीं की। आज वो दोबारा उसी एहतजाज पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती थी, हम यही चाहते थे कि आए लॉन्ग मार्च करें, अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, उसके बाद आखिरी अरबा इस्तीफे होने चाहिए। लेकिन वो सब कह रहे थे नहीं, इस्तीफे देने चाहिए। आज इस्तीफे क्यों नहीं दे रहे? अदम एतमाद की तहरीक जो है वो बलूचिस्तान में उनके लिए हलाल है, लेकिन पंजाब और मरकज में उनके लिए वो अदम एतमाद की तहरीक हराम है। अब ये मंतक हमें समझ नहीं आ रही कि वो ये क्यों मतलब है कि इस तरीके से करना चाहते। उस वक्त अगर हम ये चीज करते तो मैं समझता हूँ कि आज पंजाब और मरकज में अपोजिशन जमातों की हुकूमत होती। देखिए कुंडी साहब, मौजूदा सूरत हाल जो है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो हुकूमत से ज्यादा खुद अपोजिशन के लिए चैलेंजिंग नजर आ रही है, क्योंकि दो अपोजिशन तहरीकें अलग अलग चल रही हैं। पीडीएम एक तरफ है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है। ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कैसे आपकी तहरीक से कोई भी खतरात लाक हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम तो जब पीडीएम से उस वक्त भी कह रहे थे, उस वक्त तो ये कह रहे थे कि हम इस्तीफे देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ मरियम नवाज साहबा ये कह रही थी कि हमारी ख्वाहिश है कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे, हम इनको सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते, 5 साल पूरे करें, ये करें वो करें। वो तो एक अलग बात है कि वो मतलब ये करना चाहते। आज ही आगे एहतजाज, हम तो कहते हैं आज भी अगर ये पीडीएम की जमातें संजीदा हैं इस हुकूमत को गिराने में, तो आए हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, पंजाब में लेके आए, मरकज में लेके आए। पीपल्स पार्टी आपको ऑफर कर दिया है, अगर हम उसी तरीके से जिस तरह हमने सेंट के इलेक्शन में यूसुफ गिलानी साहब के लिए कैंपेन की थी, उसी तरह अगर हम करें तो बिल्कुल हम इंशाल्लाह यकीन दिलाते हैं कि पंजाब में भी अपोजिशन जमातों की हुकूमत होगी, मरकज में भी होगी। फिर उसके बाद आपके जब वज़ीर आज़म आ जाए, आपने जो रिफॉर्म वगैरह करने करें, आप अर्ली इलेक्शन करा सकते हैं और अर्ली इलेक्शन में जा सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि हुकूमत अर्ली इलेक्शन अनाउंस कराए। ये दो तरीकों से जो है हुकूमत जा सकती है। लेकिन मुझे नहीं पता कि अपोजिशन जमातें आज तक, जो पीडीएम की जमातें हैं, क्यों इस हुकूमत को तूल देना चाह रही थी। अब मैं नहीं कहता कि उनकी अगर आपस की लड़ाइयां हैं या आपस में जो नहीं बन रहे, वो उनका अपना एक है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा सड़कों पे रही है, अभी भी सड़कों पे है, और हम सड़कों पे रहेंगे। इस हुकूमत के खिलाफ जो है हम बिल्कुल, हमारा एहतजाज चल रहा है और चलता रहेगा। अच्छा, मौलाना साहब ने कल अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है लॉन्ग मार्च की जरूरत ही ना पड़े और उससे पहले ही हुकूमत जो है वो घर वापस चली जाए। तो ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की क्या पीडीएम में वापसी के लिए कोई लचक दिखाने के लिए तैयार है? क्योंकि आप लोग भी यही कह रहे थे, लॉन्ग मार्च की कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि पीपल्स पार्टी भी उसमें शायद शामिल हो जाए। नहीं, देखिए, हमारा एक असूली मौकफ था, और आज मौलाना साहब अगर कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च कर सकते हैं या किस्तों में कर सकते हैं या कारवान है जो भी है, ये बात तो हम बहुत पहले कर रहे थे। उस वक्त तो ये नहीं मान रहे, तो ये कह रहे थे इस्तीफे दें। आज मौलाना साहब बताएं कि वो कब इस्तीफे दे रहे हैं। चलो, हमें तो आप बड़ा बुरा भला कह रहे थे कि जी इनकी वजह से ये हो गई है, तो आप बताएं कि आप कब इस्तीफे दे रहे हैं। आप कहें ना अपने इत्तेहादियों से, पंजाब में जो, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि अपने ताने देते हैं आपके 6-7 मेंबर हैं, चलो आपके साथ मेजॉरिटी है पंजाब में, क्यों नहीं देते इस्तीफे पंजाब में? आप बलूचिस्तान में हुकूमत की हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं? आप क्यों नहीं देना चाहते इस्तीफे बलूचिस्तान में? तो आप क्यों नहीं देना चाहते बाकी सूबों में इस्तीफे? लेकिन ये चीजें ऐसे नहीं होती। हम अगर पहले जो अगर हमारे प्लान ऑफ एक्शन पे चलते, तो मैं समझता हूँ कि आज जो है सीनियर टोटली मुख्तलिफ होता। आज हमारी पाकिस्तान की अवाम ये महंगाई के अजाब में न होती, आज बेरोजगारी के अजाब में न होती। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल एक बिल्कुल हमारा एक असूली मौकफ है कि हम पीडीएम में वापस नहीं। अच्छा, कल तलाल चौधरी ने एक टॉक शो में कहा कि जी पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकलकर इतनी परेशान और मायूस कुन है कि वो दांतों तले अपनी उंगलियां चबा रही है। तो वाकई ऐसी सिचुएशन है, लग रहा है? देखिए, तलाल चौधरी साहब तो ये बात कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि जब पीडीएम, आप इंसाफ करें,
जब हम पीडीएम से निकले हमने तो एहतजाजी तहरीकें अपनी की हैं। हमारे चेयरमैन बिलावल साहब जो हैं वो सिंध के विजिट पे भी गए, साउथ पंजाब का विजिट भी किया, अब वो खैबर पख्तूनख्वा भी आ रहे हैं, सेंट्रल पंजाब भी जा रहे हैं, बलूचिस्तान भी जा रहे हैं। लेकिन तलाल चौधरी साहब की जो लीडरशिप है वो कभी म्यूट बटन दबा देती है, कभी अनम्यूट दबा देती है। अब मुझे बताएं कि इनके जो म्यूट बटन, चाहे वो ट्विटर अकाउंट से, चाहे वो जलसे थे या जुलूस थे, वो क्यों खामोश हो गए थे? और फिर आप देखें, हम उसमें नहीं जाते, इनके इंटरनल पॉलिटिक्स है, इनके अपने हैं कि आप मतलब है कि हम तो अभी भी पार्लियामेंट के अंदर हम कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, हम उनके साथ जो है पार्लियामेंट के अंदर जो भी चीजें होती हैं एज ए अपोजिशन लीडर हम उनके साथ काम कर रहे होते हैं। वो पार्टी के प्रेसिडेंट है, अगर उनके अपने पार्टी के मसाइल हैं उसमें हम डिस्कशन नहीं करें, उनके अपने इंटरनल मसाइल हैं, लेकिन वह उसकी फ्रस्ट्रेशन जो है, अपनी पार्टी के खिलाफात की फ्रस्ट्रेशन जो है वो दूसरी पार्टियों पे ना निकाले। हम कोई नाखुन नहीं वो जो है काट रहे हैं या जो भी हैं, वो अगर अपनी तरफ देख रहे तो उनको पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, अगर तलाल चौधरी साहब कहेंगे तो फिर डिटेल। अच्छा कुंडी साहब, बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि जी अगली हुकूमत इन्हीं की, और ये बात वो तवातुर के साथ कर रहे हैं कि किस बुनियाद पर बिलावल बार बार ये बात कर रहे हैं? दूसरी जानिब कुछ सियासी पंडित इस बयान को किसी डील की नजर से भी देख रहे हैं। उसी एक जलसे में बिलावल भुट्टो ने जो बातें की वो ऐसे ही थी जो माजी में इमरान खान किया करते थे। वो कहते थे 100 दिन में तब्दीली लाएंगे। बिलावल अब ये कह रहे हैं कि जी वो सिर्फ एक दिन में सब कर देंगे, एक दिन में गुर्बत का खात्मा होगा, एक दिन में नौकरियां देंगे, एक दिन में मईशत की दुरुस्तगी के दावे। ये दावे अमली तौर पर मुमकिन नहीं है, हमें पता भी है, और आज अवाम ऐसी वादों का नतीजा जो है वो भुगत रही है। तो बिलावल साहब को दावों से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए। नहीं, देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए हैं अवाम के साथ, हमने तकरीबन अपने वादों को तकमील तक पहुंचाया है। हम इसलिए कह रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार देंगे। देखें, इस वक्त भी इस हुकूमत की जालिमाना हुकूमत ने 16,000 सरकारी मुलाजमीन को एक उस पर निकाला था, एक दिन में। उसके अलावा बाकी सरकारी मुलाजमीन भी निकाले जा रहे हैं, और हमने उनसे वादा किया है कि हम आपके लिए हर फोरम पे लड़ेंगे। उसके बावजूद भी अगर हम हर फोरम पे आपको इंसाफ नहीं दिला सके, जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंशाल्लाह हुकूमत आएगी, हम पहले दिन ही आपको दोबारा बहाल करेंगे, चाहे हमें जेलों में जाना पड़े। हम नौकरियों के लिए पहले भी जेलों में गए, हम मुलाजमतों के लिए हमें चाहे सारी उम्र जेलों में जाना पड़े, हम लोगों को रिलीफ देंगे, हम लोगों को जो है वो रोजगार देंगे। आपने पहले भी देखा कि हमारी हुकूमत में जो उस वक्त भी जो है फाइनेंशियल क्रंच था, लेकिन हमने लोगों को बेनिफिट सपोर्ट प्रोग्राम दिया, हमने सैलाब फेस किया, हमने आईडीपीज को फेस किया, हमने इस्लाहात किए, हमने लोगों को सहूलियात दी, हमने जिस उससे महंगाई हुई, हमने लोगों की तनख्वाहें भी उसी हिसाब से बढ़ाई। आज मुझे भाई इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने आने के बाद लोगों से रोजगार छीना। आप मुझे बताएं कि ये वजीर आजम कहता था कि जब महंगाई होती है, पेट्रोलियम कीमतें चढ़ती हैं तो वजीर आजम चोर होता है। तो आज हमें बताएं कि क्या पोजीशन है उनकी। जहां तक आपकी बात है कि चेयरमैन बिलावल साहब कह रहे हैं हम अपनी परफॉर्मेंस पे कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत आएगी, जो लोग कहते हैं, जो माजी में कुछ सियासी जमातों ने कहा है कि ये हमारे साथ भी ये बातें हुई है, हमारे तो राब्ते नहीं है, उनके माजी में भी राब्ते थे और आज भी राब्ते हैं जो कि डील करना चाहते हैं। हम तो डील नहीं करना चाहते, हम तो अवाम के जरिए आना चाहते हैं। वो पता नहीं किस इंतजार में बैठे कि उनको जो है उनके साथ बात हो जाए और डील हो जाए। फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त पे चाहते एक ब्रेक का, जिसके बाद IMF से पाकिस्तान के बड़े अहम मुज़ाकरात चल रहे हैं। कहाँ पहुंचे, क्या हो रहा है, अवाम की माशी मुश्किलात बढ़ रही हैं। तो वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। 6 अरब डॉलर कर्ज में से 1 अरब डॉलर की किस्त की वसूली के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान वाशिंगटन में इंतहाई अहम मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान की जानिब से IMF की शराइत काफ़ी हद तक पूरे किए जाने के बावजूद भी ये मुज़ाकरात पहली सतह पर कामयाब ना होने की इतलात सामने आई है। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन की बका के लिए भी इन मुज़ाकरात की कामयाबी नागुज़ेरा, क्योंकि अगर वो नाकाम हुए तो उनका मुस्तकबिल भी दाव पर लग सकता है। इसकी बड़ी वजह अपनी वजारत संभालते ही शौकत तरीन के वो दावे थे कि IMF के अहदाफ ज्यादा टैक्स, महंगी बिजली और महंगाई के बगैर ही जो है वो हासिल कर लेंगे। लेकिन जमीनी हकायक और माशी इशारे शौकत तरीन के तमाम दावों और वादों की नफी कर रही हैं। ये बात भी हकीकत है कि शौकत तरीन ने पहले ही शिकस्त तस्लीम कर ली थी, इसीलिए IMF जाने से पहले ही बिजली की कीमत में ₹1.40 फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया। और अब जो मजीद शराइत हैं वो भी ऐसा लग रहा है कि
आगे सर तस्लीम खम करने की तैयारी हो चुकी है IMF की सख्त शराइत। आज एक बार फिर बिजली टैरिफ में मजीद ₹2.65 फी यूनिट की इजाफे की बुरी खबर सामने आई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट में इस इजाफे की दरख्वास्त की है, जिस पर नेपरा 27 अक्टूबर को फैसला करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे पर अवाम सरापा एहतजाज है। उम्मीद यह थी कि इन इकदाम के बाद शायद IMF नरम हो जाएगा और किस्त जारी कर देगा, लेकिन ताहाल ऐसी कोई इतलात सामने नहीं आ रही है। उल्टा IMF 550 अरब के मजीद टैक्स लगाना चाहता है, बिजली की कीमत में मजीद इजाफा चाहता है, क्योंकि हालिया इजाफा भी नाकाफी जो है वो समझा जा रहा है। खुद शौकत तरीन को इन मुज़ाकरात को नामुकम्मल छोड़कर न्यूयॉर्क चले गए हैं, और जब मुज़ाकरात की नाकामी की खबरें फैली तो फायर फाइटिंग शुरू हुई और कहा गया कि मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन कब तक जारी हैं, क्या कोई डेडलॉक है, कुछ नहीं बताया गया। ऐसी सूरत हाल में शौकत तरीन के लिए शराइत मानकर मुज़ाकरात की कामयाबी भी किसी सुबकी से कम नहीं होगी, क्योंकि यही कुछ उनसे पहले साबिक मुशीर खजाना हफीज शेख कर रहे थे। और माशी माहिरीन समझते हैं कि इन मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद भी सख्त इक़दामात का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि IMF के प्रोग्राम हो या ना हो, दोनों सिचुएशन में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वी आर बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। दोनों सिनेरियोज में आपको बहुत से इक़दामात करने पड़ रहेंगे, इसलिए कि आपका तिजारती खसारा बढ़ रहा है बहुत तेजी से फिर से, और दूसरी तरफ आपका बजट का खसारा भी, ये जो इस साल का बजट लाए हैं वो जरा कमजोर था, और उसमें जो आदाद शुमार दिए गए थे वो हम सब कहते रहे कि मुनासिब नहीं थे, और उसी पर IMF इनको परेशान कर रहा है। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब वाशिंगटन में बैठे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो नंबर्स ठीक नहीं थे, हमने पहले ही कहा था। सारी सूरत हाल सबसे ज्यादा नुकसान जो है वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत की मकबूलियत को पहुंचा रही है। आज ही सामने आने वाले प्लस कंसल्टेंट सर्वे में इंकशाफ हुआ कि जुलाई 2021 में 38% अवाम ने वज़ीर आज़म के माशी दावों पर एतबार नहीं किया था, लेकिन अब ये तादाद 57% तक पहुंच चुकी है, जबकि माशी सिमत दुरुस्त ना होने की जो लोग समझते हैं उनकी तादाद 75% हो गई है। तमाम सूरत हाल और IMF से मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वज़ारत खजाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम ने। मुज़म्मिल असलम साहब, ये बताइए कि IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसका एक और दौर शुरू हो चुका है। कुछ कयास रायां थी जिनकी आपने तरदीद कर दी, लेकिन अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये किस नहज पर पहुंचे हैं? क्या उम्मीदें हैं हमें? कहीं कोई डेडलॉक तो नहीं है? देखें, बात यह कि मुज़ाकरात सबसे पहले तो ये जुम्मे से शुरू हुए थे, और पता नहीं किसने जो है ये खबर फैला दी थी कि जुम्मे की रात को ख़त्म होने हैं, तो वो जो है फिर हमने उसकी तरदीद की और हमने बता दिया था कि पीर से मुज़ाकरात का दौर वापस शुरू होगा। और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत में जो है ये एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि जो है मुशीर ख़जाना वज़ीर आज़म जो हैं वो भी वाशिंगटन वापस आ चुके हैं, और हालांकि उन्होंने जो है दूसरे मुल्क का भी दौरा करना था, तो वो जो है मुज़ाकरात में अपनी टीम के साथ ज्वाइन कर लिया उन्होंने, और काफ़ी मुस्बत जिसे कहते हैं बातचीत जारी है। अब ये कोई गाड़ी का मीटर तो है नहीं, मैं ये कहूँ कि 80 की स्पीड पे जा रहे हैं, 60 की स्पीड पे जा रहे हैं। सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मुस्बत हैं, और अगर डेडलॉक होता तो इस तरह बातचीत ना हो रही होती वहाँ पे। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि काफी सख्त शराइत हैं IMF की, और IMF बिल्कुल लचक नहीं दिखा रहा। ये भी कहा जा रहा है कि 550 अरब के इजाफी टैक्सेस का मुतालबा हमसे किया जा रहा है। बिजली की नरखों में जो इजाफा किया गया वो भी तस्लीम नहीं किया जा रहा, और इसीलिए आज दोबारा ₹2.65 बिजली की नर्ख बढ़ाने का कहा जा रहा है। तो क्या ये वो शराइत हैं जिस पर इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखिए, मैं IMF की मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं हूँ, और वहाँ पे जो बातें चल रही हैं वो जो हैं एक बिल्कुल ही क्लोज़ रूम में IMF और मुशीर ख़जाना के दरमियान चल रही हैं, और उनकी टीम के दरमियान चल रही हैं, और ये क़ब्ल वक्त है कि कुछ बात को कंफर्म करना। बस इतनी मैं आपको बात कंफर्म करूँगा कि जो भी होगा फ़ैसला पाकिस्तान के मफाद में होगा, और पाकिस्तान की जो है आवाम की जो है मफाद में होगा।
तो इसमें बहुत सारी लोगों ने कहा कि जी टैक्सेस बढ़ रहे हैं। देखिए टैक्सेस तो हमें चाहिए ना, इन टैक्सेस से तो मुल्क नहीं चल सकता। दुनिया का सबसे जिसे कहते हैं ना नीचे मुल्क आता है, शर्मिंदगी होती है जब हम बोलते हैं हमारा 11% टैक्स टू GDP है। जो हम बार बार मिसालें इंडिया की और दूसरे ममालिक की देते हैं, तो उनका भी टैक्स टू GDP 20% है और यूरोप का औसतन 40% से ऊपर है। तो जब हम टैक्स का नाम लेते हैं तो ये मुझे नहीं समझ आता कि क्यों लोग जो है इसको जो है मसला बना देते हैं। ये तो अशद ज़रूरत है, ये अगली नस्ल की जिसे कहते हैं ना कि अच्छे पाकिस्तान देने की जिम्मेदारी है अगर टैक्स बढ़ेगा तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि हम सारों को जो है इसको मनफी लेना चाहिए, अच्छा लेना चाहिए। ये इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसा टैक्स लगने वाला है, लेकिन मैं ये एक अपना मौक़िफ़ देना चाह रहा था टैक्स में। अच्छा देखिए, अगर महंगी बिजली का मामला हो, महंगाई में इजाफा, ये ना होने की यकीन दहानी और दावे जो हैं खुद शौकत तरीन साहब ने किए थे 6 माह पहले जब उन्होंने ये मनसब संभाला था, और यहाँ तक उन्होंने कहा था कि IMF के अहदाफ जो हैं वो बगैर इन सख्त इकदाम के वो पूरे करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि वो IMF से कहेंगे कि इतनी सख्त शराइत हम नहीं मान सकते। लेकिन अब जो जमीनी हकायक दिख रहे हैं उससे तो साफ ये लग रहा है कि हम बैकफुट पर आ रहे हैं बजाय इसके कि IMF को बैकफुट पर लेके जाते। देखें, हम कीमतों में तो हमें अब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वक्त एक आलमी जिसे कहते हैं ना कीमतें बढ़ने का तूफ़ान आ रहा है, और वो आलमी तूफ़ान में पाकिस्तान की क्या हैसियत कि उससे हम अपने आप को अलग कर सकें। कोशिश यही कर सकते हैं जितनी आलमी मंडियों में चीज़ें बढ़ रही हैं उससे कम से कम हमारी आवाम तक जाएँ, और उसमें हम बहुत कामयाब हुए हैं। 100% तेल की कीमत आलमी मंडी में एक साल में बढ़ी, हमने सिर्फ 32-33% बढ़ाई। इसके अलावा जो है इस साल जो है चीनी उठा लें, गंदम उठा लें, जो इस साल की बात कर रहा हूँ मैं, जो आलमी मार्केट में जितनी तेज़ी से रेट बढ़े उससे हमने कम बढ़ाए। और अब हम मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बजट के अंदर ही चीज़ें रहें। उसलिए जो है आटा 15 रुपये किलो सस्ता हो गया पंजाब, इस्लामाबाद में, सिंध में भी अब उन्होंने रिलीज़ कर दिया तो शुरू हो जाएगा। चीनी एक हफ्ते में 6 रुपये किलो सस्ती हो गई। खुर्दनी तेल जो सबसे ज़्यादा बढ़ा, जो आम आदमी को सबसे ज़्यादा जिसको हिट पड़ी, वो जो है हुकूमत उसके टैक्सेस आधे करने जा रही है। तो जहाँ पे जो है टैक्सेस कम करने हैं वहाँ हम कर भी रहे हैं, और जहाँ टैक्सेस लेने की ज़रूरत है ताकि हमारा खतीर ज़र मुबादला ज़ाया ना हो, वहाँ पे हम लगाएंगे भी। और दूसरी चीज़ देखें, अभी 15 अक्टूबर को पाकिस्तान का टैक्स का वो आया है जो रिटर्न की डेट थी, 26 लाख। हालांकि ये भी रिकॉर्ड बना है, आपको पता है पिछले साल दिसंबर तक 18 लाख लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल की थी। 26 लाख बहुत बड़ा, यानी कि FBR दिखाए तो वो कहेगा मैंने 65% पिछले साल से ज्यादा लोगों से टैक्स लिया। लेकिन आप मुझे बताएं 23 करोड़ की आबादी में अगर 26 लाख लोग टैक्स दें, और या दूसरे अल्फाज में मैं ये कह दूं कि 26 लाख लोग कमाएं और 23 करोड़ लोग खाएं, तो वो कौन सा दुनिया में किसके पास जादू की छड़ी है कि वो जो है उनको खिला सकते हैं 25-26 लाख लोग। ये जो है करोड़ों में होने चाहिए, और ये हमारा बहैसियत कौम जिम्मेदारी है। हम उसकी बात करते नहीं है, हम ये कह देते हैं जो हमारा गुनाह नहीं भी होता वो भी जो है हम हुकूमत पे डाल देते हैं कि जी तेल क्यों महंगा कर रहे हैं, बाहर महंगा हो रहा है तो हम क्या करें, यहाँ पैदा होता हो तो ईरान में पैदा होता है तो उन्होंने सस्ता किया हुआ है। सऊदी अरब जिसके जो पूरी दुनिया को तेल देता है उसकी कीमत पाकिस्तान के मसावी आ चुकी हुई है। अबू धाबी जो पूरी दुनिया को तेल देता है उसकी आवाम जो है पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान के बराबर दे रहे हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। बाय।